स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट बनवाएं और इस मामले को सीबीआई और सीआईडी और एसआईटी से ज्यादा अगर हम इसमें बात करेंगे कि ये स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट बने, तो वो स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट हमें बनवानी है इस मामले में। स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स है, और जब तक स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ SC/ST एक्ट नहीं बनेगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस न्याय की लड़ाई के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें उपजातियों में ना बटे होना चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें एक प्रॉपर रूपरेखा बननी चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें किसी ऐसे विचार करना होगा कि पूरे संपूर्ण समाज की लड़ाई है, किसी एक विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हमारे साथ वो महान वक्ता हैं जो बहुजन समाज की आवाज़ को बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सत्य प्रकाश जी, थैंक यू। सत्य प्रकाश जी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, और ये सत्य प्रकाश जी की अकेले की उपलब्धि नहीं है, पूरे समाज, पूरे देश की, आज पूरी दुनिया की बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि अलवर के अंदर एक रेप कांड हुआ था और उस रेप कांड को करने वाले 6 युवक थे, और 6 युवकों को उनको उम्र कैद की सजा दिलवाने वाले सत्य प्रकाश जी हैं। दिल्ली से अलवर तक का सफर किस तरीके से तय किया, क्या था वो पूरा केस, हम जानेंगे सत्य प्रकाश जी से। सत्य प्रकाश जी, मैं चाहूँगा इस केस के शुरू से लेकर एंड तक की आप इसको हमें बताएं कि किस तरीके से आपने केस को लड़ा, कहाँ कहाँ आपको परेशानियाँ आई, समाज को आपको कहाँ योगदान मिला, वह सारी चीज़ें हमारे साथ साझा करें। सबसे पहले तो मैं थैंक यू सुरेंद्र जी और SM न्यूज़ का मैं विशेषकर आज आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जिस वक्त पूरी दुनिया जो भारत की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहती है और मेन मुद्दे से हमें भटकाना चाहती है, उस वक्त आप इस इशू को लेकर सामने आए हैं। अब देखिए, एक कनेक्शन है हाथरस गैंगरेप केस में और अलवर गैंगरेप केस में। हाथरस गैंगरेप केस के लिए आज पूरी दुनिया ये दिखा रही है कि हम अनुसूचित जाति की महिला के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब अलवर में भारत में पहली बार SC/ST एक्ट के अंदर जो गैंगरेप हुआ, उसके दोषियों को जो उम्र कैद की सजा हुई, उस खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल गायब कर दिया। उसका रीजन ये रहा कि कहीं SC/ST लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो जाए, इसलिए इस खबर को हम गायब कर देते हैं। अब देखते हैं कि अलवर गैंगरेप क्या था और हाथरस के अंदर क्या हुआ है, अलवर के अंदर क्या सिमिलरिटीज थी, तो ये अब हम बात करते हैं। देखिए, अलवर में एक ऐसा हुआ कि एक जो पत्नी है वो अपने पति से मिलने जाती है। उसी दौरान गांव के कुछ दबंग लोग उन 5 लोग उस पत्नी को रोकते हैं और उसके साथ अमानवीय कृत्य करते हुए गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करके वीडियो बनाते हैं। पीड़िता थाने जाती है, FIR दर्ज कराने, वहां से पीड़िता को भगा दिया जाता है। अच्छा। पीड़िता को वहां से भगा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो पीड़िता है दूसरे ऑफिसर्स के सामने जाती है, क्योंकि इसी दौरान जो अपराधी लोग थे वो लोग पीड़िता से और उसके पति से रैंसम का अमाउंट मांग रहे थे। वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि आपको इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे, अदरवाइज हम ये आपकी जो वीडियो है इसे वायरल कर देंगे। अब समाज, अनुसूचित जाति समाज के वो बिल्कुल कमजोर तबके के वो लोग थे जिन्हें कानून की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था। उन्हें पता था अत्याचार हुआ है, वह डर के सहमे हुए थे। वो जब कोर्ट में जाते हैं और जब वो सीनियर ऑफिसर्स के पास जाते हैं तो वहां पर इनसे पैसों की मांग की जाती है, और इस पैसों की मांग को पुलिस अधिकारी भी सुनते हैं। पुलिस अधिकारी भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो सर्कुलेट हो जाएगी। उसके बाद शासन, प्रशासन, पुलिस अधिकारियों का रवैया क्या हुआ, उन्होंने फिर भी FIR दर्ज नहीं की। अच्छा। ये बात जानने के बाद कि एक लड़की का गैंग रेप हुआ है, यह जानने के बाद कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, यह जानने के बाद कि चारों अपराधी लोग जो है वो आपराधिक किस्म के लोग हैं और वो कुछ भी अनहोनी कर सकते हैं, पीड़िता को इस वजह से वहां से भगा दिया जाता है क्योंकि वहां पर इलेक्शंस है। और पुलिस ये कहती है कि इलेक्शन के कारण हम FIR दर्ज नहीं कर पाए। इस घटना के बाद अपराधी लोग खुले घूमते हैं। अच्छा। हाँ जी, खुले घूमते हैं, वो धमकाते हैं, कहते हैं हम वीडियो सर्कुलेट कर देंगे वरना पैसे दो जी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती।
ये कितने दिन इस बात को बीत जाते हैं? इसको एक हफ्ते के आसपास का जो ये है, वो एक हफ्ते के आसपास का इसमें समय हो जाता है। और इस एक हफ्ते के दौरान पुलिस कोई भी इफेक्टिव कार्रवाई करने से बचती है। जी। जो एसएचओ है वो भगा देते हैं उनको कि नहीं एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उल्टे सीधे सवाल करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एसएचओ था वहां पर, उस इंसान को इंसान कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि उसने ये कहा अरे यहां पल्ला ओढ़ के क्यों खड़ी है, अच्छा अपनी शक्ल तो दिखा दे। अच्छा, अब क्या करेगी जी। अब देखिए ये वो बेचारे वो जो लोग थे उन्हें भगा दिया गया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और वीडियो सर्कुलेट हो जाती है। जी। मामला सुर्खियों में बनता है। जी। सुर्खियों में आने के लिए हमारे समाज की बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं, वो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाती है और कहती है कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, वरना हम ये लड़ाई हर जगह लड़ेंगे। उसके बाद सभी सिस्टम्स जो है हरकत में आते हैं। वहां पर कुछ बड़े बड़े नेता जाते हैं, उनको सांत्वना देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। परिणाम स्वरूप एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दोषियों की गिरफ्तारी हो जाती है। अब देखिए थाने के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही थी, थाने के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति उन अपराधियों को इन्फॉर्म कर रहा था कि आज यहां रेड पड़ेगी, यहां से भाग जाओ, आज ये आपको मोबाइल ये आपको रिकवर करना है, यहां से चले जाओ, आज ये होगा वो होगा। तो पुलिस ने पूरी सांठ-गांठ करके उन अपराधियों को बचाने की कोशिश की। परंतु जब अनुसूचित समाज जागा, इंसानियत में विश्वास करने वाले लोग जागे और पूरा भारत इस घटना को सुनकर जब हिल गया, तो इन्होंने जो है दबाव में उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। जी। अब सवाल है कि गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ? पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी थी। पुलिस ने बहुत जल्दी में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की ताकि उसके अंदर जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं वो बच सके, वरिष्ठ अधिकारी बच सके, थाना बच सके। और इस प्रकार उन्होंने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद हमें घटना की जानकारी मिली। हमने मिलने की कोशिश की तो हमें शासन प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। उसके बाद किसी तरीके पीड़िता के परिवार से और पीड़िता से भी उसके बाद हम किसी तरीके से कुछ हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो मार्गदर्शक करते हैं, जैसे कि नरेंद्र पाल जी हैं, सीमा जी हैं, उन्होंने हमें कहा कि आपको मिलना होगा। उनके मार्फत हम गए, क्योंकि उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की कि उस रूपरेखा के हिसाब से हम वहां गए, हम पीड़िता से मिले। पीड़िता से मिलने के बाद सबसे जो जरूरी चीज थी वो चीज थी कि किस प्रकार पीड़िता उसके परिवार का हम विश्वास जीतकर इस मुकदमे की पैरवी करें, क्योंकि हमारे जैसे वहां पर सैकड़ों लोग जा रहे थे। अब देखिए हाथरस केस में एक सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो रही है कि हाथरस के अंदर भी पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया जाता है, इस तरीके के नहीं। अब दो चीजें इसमें देखिए ना, हाथरस केस में कुछ पैराशूट एडवोकेट्स उतारे गए, कुछ पैराशूट एडवोकेट्स उतारे गए हैं, जिनका कहना यह है कि उन्होंने वो जो हाथरस पीड़िता उसका केस लड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको समाज का न्याय दिलाना है तो आप पीड़िता के घर जाओ, कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करो, जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करिए। परंतु सवाल यह है कि क्या पीड़िता के पक्ष में उतरने वाले पैराशूट जो एडवोकेट्स हैं या पैराशूट लीडर्स हैं जिनको वहां पर उतारा जा रहा है, क्या वो न्याय की लड़ाई लड़ पाएंगे? वहां कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो पीड़िता के पक्ष में आने की कोशिश करते हैं कि भाई हम पीड़िता के पक्ष में हैं। अब देखिए ये एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के अंदर में पीड़िता को नहीं पता उसका वकील कौन है, सिर्फ सारे अपराधियों को पता है कि उसका वकील कौन है, पीड़िता को नहीं पता। और जब हमें ये बात पता लगती है तो हम अपना वकालतनामा फाइल करते हैं, तो वहां बात जाकर हमें ये बात पता लगती है कि हमसे पहले भी कोई एडवोकेट है वहां पर। अच्छा, हाँ, कोई नहीं। हम वकालतनामा तो मेरे ख्याल से एक का ही होता है, नहीं कोई भी फाइल कर सकता है उसको। हाँ, तो उसमें जब हमने वहां वकालतनामा फाइल किया तो वहां पर पीड़िता पक्ष की तरफ से कोई शर्मा जी वकील साहब वहां खड़े हुए मिले हमें। हमने ये इंफॉर्मेशन दी कि भाई कैसे वो खड़े हुए हैं। हमने ये बात बोली कि भाई जब समाज की लड़की है, समाज के अंदर जो हम कार्रवाई कर रहे हैं या पैरवी समाज के अंदर पैरवी करनी है, तो हम अपना केस मान के करेंगे इसमें पैरवी। ये हमारे लिए वकालत का प्रोफेशन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है वो समाज के लिए दिया है। हम वहां पेश होते हैं। पेश होने के बाद में हमारे ऊपर एक कंडीशंस लगाई जाती है कि ओनली जज
has put one condition over us that only one advocate shall appear on behalf of prosecutors because all PP, learned PP Kuldeep Jain is representing to the prosecutors. हमने पीपी साहब से कहा सर हम आपको असिस्ट करेंगे, पीपी साहब ने कहा बिल्कुल आप हमें असिस्ट करिए। उस वक्त जो 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 जज साहब है, हमें लगा कि उनका जो रवैया है वो ठीक नहीं जी। ये उस वक्त की बात है। अब देखिए दिल्ली में अभी तक हम जितने मुकदमे लड़ते थे उन मुकदमों का प्रारूप ये होता है कि जो एक्यूज पर्सन होते हैं वो कैमरा प्रोसीडिंग्स में होते हैं, वो विक्टिम को नहीं देख सकते, विक्टिम उन्हें देख सकती है, विक्टिम उन्हें आइडेंटिफाइड कर सकती है, विक्टिम और उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता जिससे कि वो टेरिफाइड ना हो पाए। और वो कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि कुछ काउंसिल जो होंगे एडवोकेट जो विक्टिम प्रोसिक्यूटर्स के होंगे, कुछ एक्यूज के होंगे, पर एक्यूज पर्सन वहां नहीं होंगे जिससे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो थ्रेट है वो फील ना कर सके प्रोसिक्यूटर्स, उसकी सिक्योरिटी के लिए। हम दिल्ली वाले, हमें पता था कि भाई दिल्ली में एक जो एक डिग्निटी है एक वीमेन की वो मेंटेन होगी, लेकिन वहां परिस्थितियां दूसरी रही। परिस्थितियां क्या रही? विक्टिम को बीच में रखा जाता था जी। अच्छा, विक्टिम को बीच में रखा जाता था जी। विक्टिम की साइड में 5 एडवोकेट खड़े होते थे जी। विक्टिम के पीछे 5 एक्यूज खड़े होते थे जी। एक्यूज के साथ 10 पुलिस वाले खड़े होते थे जी। उसके साथ मैं, पीपी साहब, 2 बंदे खड़े होते थे, पूरा कोर्ट स्टाफ होता था। तो आप ये यकीन मानिए सुरेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बलात्कार हो रहा हुआ। डेफिनेटली अपनी बहन बेटी के सामने अगर इस तरीके के सवाल आप पूछेंगे तो अपने आप में महसूस होता है ऐसा। उस वक्त ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहां पूछे गए, अगर आप पूरी कंप्लीट पत्रावली जो चार्जशीट आप उसे देखिएगा, मैंने हर क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन रेज किया। मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे क्वेश्चंस होते थे, मैं रोता था रातों को। सुरेंद्र जी, मैं आपके चैनल से बता रहा हूं कि मैं उस वक्त सेकंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन में गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रेप विक्टिम का दर्द क्या होता है। परंतु एक औरत जो अलवर के कोर्ट में खड़ी हुई है, उसका हर मिनट रेप होता था, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन पूछते थे कि आप सोच भी ना सको जी। हमारे लिए ये सारी चीजें अनटॉलरेबल थी। हमने एप्लीकेशंस लगाई, हमने कोर्ट में सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाई कि ऑल प्रोसीडिंग्स शैल बी कैमरा रिकॉर्डेड and they should not ask the objectionable question from the prosecutors, they cannot ask। वहां पर जो उनके वकील थे, जो दबंग लोगों के वकील थे, उन्हें लगता था कि वे बाहर से आए हुए हैं, हम इन्हें देख लेंगे जी। हम इन्हें बता देंगे जी। हमें डार्क इन डार्क बहुत सारी चीजें वहां पर थ्रेट्स भी मिले। हमने कहा जी नहीं, हम तो मुकदमा लड़ेंगे। हम मुकदमा लड़ने जाते थे और हम लड़ते थे, परंतु उस कोर्ट का जो माहौल है, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि रेप विक्टिम का हर बार रेप होता था वहां पर, जिस वक्त वो अलवर में जो कोर्ट में वो खड़े होकर गवाही देती थी, और ये गवाही काफी लंबी चली। जनरली जो दिल्ली के अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि महीना 2 महीना, और इस रेप केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी वो सारी की सारी धरी रह गई जी। ऐसे क्यों? सारी गाइडलाइन धरी रह गई, ठीक है। और हम इतना परेशान कि ये लॉ है। हम दिल्ली में बैठते थे, हमें लगता था कि पूरे हम न्याय दिलाने के लिए पूरे भारत के लिए खड़े हुए। उस वक्त हमें पता लगा कि क्यों हमारी बहन बेटियां कोर्ट में मुकदमे के लिए नहीं जाती, परंतु वो जो विक्टिम थी, जो वो लड़की थी, उसका साहस देखिए, बाबा साहब की उस बेटी का साहस देखिए कि उस बेटी को, वो बेटी खड़ी रही, वो लड़ी उनसे, उसने हर सवाल का जवाब दिया जो उसके ऊपर बीती, उसने वो बात बताई, उसे ह्यूमिलेट किया, उसे टॉर्चर किया, उसे परेशान किया, उसे मेंटली तोड़ने की बात की, लेकिन अंततः वो लड़की खड़ी रही और जो घटना उसके साथ बीती वो उस लड़की ने उस घटना का रूबरू जो भी उसके साथ हुआ उसने वर्णन किया। क्रॉस एग्जामिनेशन काफी दिन चला। वो जो काउंसिल्स थे उनकी मैनिपुलेशन ये थी कि 1 पूछेगा, 2 पूछेंगे, 3 पूछेंगे, 4 पूछेंगे, और सब अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक सवाल पूछेंगे कि उससे वो डर के कोर्ट में ना आए। अब सवाल यह है कि हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। हमने सुरेंद्र जी, हमने हर बार ऑब्जेक्शन किया, हमने कहा ये क्वेश्चंस नहीं पुट हो सकते, परंतु वहां उन पर इतना इन्होंने दबाव बनाया कि वो लोग चाहते थे कि किसी भी प्रकार से ये एग्जामिनेशन हम कुछ वहां बखेड़ा खड़ा करें, वो स्ट्राइक पे जाएं। स्ट्राइक पे जाने के बाद में ये मामला लंबा लटके, ये मामला लंबा लटकेगा तो अपराधियों को
जमानत में बाहर आएंगे और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में यह बात आ जाएगी कि जो काउंसिल्स ऑफ द प्रोसिक्यूटिव्स हैं, काउंसिल ऑफ द विक्टिम है, वो लोग ही नहीं चाहते इस मामले में जल्दी सुनवाई हो। मेरे सामने जो पीपी साहब थे कुलदीप जैन, उन्होंने इतनी इसमें मेहनत की, मैं मानता हूं कि हम भी इसमें एडवोकेट थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, वो काफी लड़ाई लड़ी। अब उन्हें यह लगता था कि हम जो ये 2 एडवोकेट हैं, हम 4 एडवोकेट इनको दबा लेंगे। देखिए, कानून के मामले में, न्याय के मामले में जो रेपिस्ट की गाइडलाइन है, उसके कोर्ट के अंदर उनका यही हमेशा एक रूपरेखा होती थी कि किस प्रकार से इस मामले में टांग अड़ाई जाए और यह मामला यहां से शिफ्ट हो जाए कहीं और। लेकिन हमें विश्वास था कि हम न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कानून की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम यही से लड़ेंगे। हमारी बातों को कई बार माननीय ब्रजेश कुमार शर्मा जज साहब ने कई बार अनदेखा किया, कई बार हमने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा होगा, परंतु कहीं ना कहीं वो माहौल था कि 12, 15, 20 लोग कोर्ट के अंदर है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये किसको छुआ, किसने पहले किया। तो उन चीजों के बाद हम काफी परेशान, डिप्रेस, ये चीजें हुई। लेकिन इस मामले में जो लड़की खड़ी रही, लड़की के दोनों परिवार लड़की के साथ खड़े रहे, लड़की के जो पति हैं वो लड़की के साथ खड़े रहे, और हमारा पीपी साहब का और इन्वेस्टिगेशन का अगर इस न्याय को दिलाने में योगदान है तो 10% है, बाकी 90% जो लड़ाई है उस लड़की ने, लड़की के पति ने, लड़की के दोनों जो परिवार हैं, ससुराल पक्ष और उसका परिवार पक्ष, पितृपक्ष, उन दोनों ने लड़ाई जीती। आज हम अपना क्रेडिट ले सकते हैं कि हमने कानून के हिसाब से लड़ाई लगी, लेकिन हमारा योगदान नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो उस लड़की पे क्या बीतती थी जब वो गवाही देती थी वो, लेकिन लड़की खड़ी रही, ईमानदारी से खड़ी रही, उसे भी थ्रेट मिली, उसके परिवार को भी मिली, हमें थ्रेट्स मिली कि अलवर आ तो जाओगे, अलवर से जा नहीं पाओगे। हमने भी कहा बाबा साहब के सिपाही हैं, जिंदा रहना है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम जिंदा रहे, हमारी पूरी टीम जिंदा रही, जान हथेली पे हम लोग रख के जाते थे। हमने वहां कभी हम कैंप में सोते थे, कभी बुद्ध विहार में सोते थे, कभी होटलों में सोते थे और कभी तो कब हम गाड़ियों में भी सोते थे। क्योंकि इस मामले के अंदर बहुत सारे जो आर्थिक स्थिति की बात है, हमने बिल्कुल किसी से आर्थिक स्थिति की मदद नहीं की, हमें बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से। मैंने बताया कि कुछ लोग थे, जैसे नरेंद्र पाल जी हैं, सीमा जी है, उन्होंने बहुत सारी हमें सपोर्ट की, एक फ्रेम बनाया और हम उस पर आगे चले। उसके बाद क्या होता है, मामले में कंटिन्यू सुनवाई होती है, हम जाते हैं, जिस दिन हमें जाना होता है उस दिन की डेट नहीं मिलती थी, हमें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो ये रवैया पक्षपातपूर्ण हमें लगा उस वक्त कि ऐसा है, और कहीं ना कहीं हम टूट जाते थे। नहीं, उस वक्त हमने ये सोचा कि आज से वकालत छोड़ देंगे, क्योंकि इस प्रकार की वकालत, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था जो न्याय प्रणाली है उसके अंदर भी जाति भेदभाव कहीं देखा जाता है, ऐसा आपको कहीं महसूस नहीं? मुझे ये पूरा महसूस हो रहा था कि हमें इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा जी। मैं इस इंप्रेशन में बिल्कुल था कि हमें इस कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, परंतु लास्ट तक आते आते वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें कि अगर हम बात करें तो जब हम वहां गए उसके बाद में हमने किसी भी तरीके से उनका सबका एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन सबका हुआ, और उन्हें जितना काउंसिल्स को उन्हें, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस मामले में जो विक्टिम और विक्टिम की फैमिली का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन इतना लंबा है कि शायद ही आपको किसी भी केस में मिले, क्योंकि उनका जो मकसद था वो क्रॉस एग्जामिनेशन करना नहीं था। उनका मकसद था किसी भी प्रकार से उन्हें तोड़ दें, किसी भी प्रकार से उन्हें हरास कर दें, किसी भी प्रकार से लोग डर के बैठ जाएं, और किसी भी प्रकार से, देखिए मैं एक सवाल बताना चाहता हूं, उनका कहना यह था काउंसिल का कि ये जो रेप हुआ है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो क्रॉस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि तुम्हारा रेप नहीं हुआ जी, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और तुमने पैसों के कारण ये SC/ST एक्ट लगवाया है ताकि तुम्हें रिलीफ मिल सके जी। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन कोर्ट में किया कि ये सवाल नहीं पूछोगे आप, अगर पैसों की बात है, हम आपकी कम्युनिटी को पैसे दे रहे हैं। उस वक्त काफी अल्टरकेशन कोर्ट के अंदर हुई, मैंने ये क्या सवाल नहीं, पैसों के कारण राहुल गांधी आए, वो बाद में आए, आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हो तो इस प्रकार के ऑब्जेक्शनेबल सवाल कैसे पूछोगे कि पैसे के कारण? मैंने, आप ये समझते हो कि हमारे जितने भी मुकदमे हो सिर्फ पैसों के लिए? काफी उसमें अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ेंगे और जितने भी ऑब्जेक्शन उसमें थे, मेरे ऑब्जेक्शन थे, क्योंकि हमें पता था ये, क्योंकि जो विक्टिम फैमिली है उन्हें नहीं पता, वो बेचारे वो मिट्टी थे, गीली मिट्टी, जिन्हें कोई भी शेप हम दे सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि किसी भी प्रकार से वो मुकदमे के अंदर गवाही कंप्लीट होती है और मुकदमा खत्म होता है। उसके बाद फाइनल जजमेंट पे बात आई, सारे जो सबूत हैं वो मिले,
इसमें सबसे बढ़िया ये चीज हुई कि कुछ जो पुलिस अधिकारी थे, कुछ पुलिस अधिकारी थे जो बदले गए, उन्होंने मानवता के नाते से, इंसानियत के नाते से, बिना जाति धर्म के, बिना जाति भेद के इस मामले में इन्वेस्टिगेट किया। बहुत सुंदर। उन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया एविडेंसेस का, और उस जो ये मैं लीगल बात इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि इस लड़ाई को जीतने में बहुत सारे प्रत्यक्ष लोग भी शामिल थे, अप्रत्यक्ष लोग भी शामिल थे, पुलिस डिपार्टमेंट के वो अधिकारी भी इसमें शामिल हुए जो मानवता में विश्वास रखते हैं, जाति से परे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अजय शर्मा नाम के एसआई हैं जिन्होंने इसमें मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशन की, अजय शर्मा, सपोर्ट भी किया उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने सारे निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की। हाँ देखिए, वो जो हायरार्की लेवल में है, जो वो एक व्यक्ति को आप जाति आधार पे नहीं देख सकते। नहीं, अभी हम नहीं, वो हमारी जो पहले सोच थी, क्योंकि हम पहले पूरे अगेंस्ट थे पुलिस के, हम पूरे अगेंस्ट थे जुडिशियल सिस्टम के, हम पूरे अगेंस्ट थे सारे सिस्टम के, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें कहीं से कहीं तक भी न्याय नहीं मिलेगा। परंतु जब हमने चार्जशीट देखी, चार्जशीट देखने के बाद हमें पता लगा कि क्या इसमें किस किस ऑफिसर ने क्या क्या योगदान दिया है, हमें संतुष्टि हुई, हमें बहुत संतुष्टि हुई कि हाँ ठीक है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस थे, जो क्रॉस एग्जामिनेशंस थे, मैं यहाँ क्वेश्चंस रिपीट नहीं कर सकता, ना ही मैं क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि क्वेश्चंस क्या थे क्या नहीं थे। और इतना देखिए, अगर आप आज भी उन क्वेश्चंस को, एग्जामिनेशन को, क्रॉस एग्जामिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ कि कोई भी आदमी रो पड़ता है, कोई भी आदमी रो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि कमजोर कह सकते हो मुझे, मैं काफी रोया इस मामले को लेके, मुझे नींद नहीं आती थी कि नहीं हम अपनी तरफ से वो कमजोर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर किसी बहन बेटी की दर्द की अगर वो वाली बात कही जाएगा, उसको इज्जत को तार तार किया जाएगा, तो कोई भी भाई बहन पिता कोई भी रो पड़ेगा। देखिए, जिस प्रकार निर्भया के केस में कुछ गाइडलाइन आई थी, उसी प्रकार इस अलवर थाना गाजी के बाद में कुछ गाइडलाइन ऐसी आनी चाहिए कि जो भी रेप विक्टिम है, शी शैल बी ट्रीटेड एज ए डिग्निफाइड मैनर। उसके लिए जो क्रॉस है, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस है, लेकिन वो इस केस के बाद हमें यह बात पता लगी कि जो छोटी शहर हैं, जो छोटी सिटीज हैं, वहां जो रेप विक्टिम है, क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम पे उनका हर पल मानसिक रूप से बलात्कार होता है, और वो इतना पेनफुल होता है कि जिसे हम बता नहीं सकते। मैं मानता हूं कि मैं पुरुष हूं, लेकिन पुरुष होने के बावजूद भी वो जो क्वेश्चन, जो इन्वायरमेंट मैं बता रहा हूं, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप अपना कच्छा उतार दो और 20 लोग खड़े हुए हैं, तो मैं नहीं बता सकता कि मेरे कच्छे का डिस्क्रिप्शन क्या है, कि मैंने कौन से कलर का कच्छा पहना हुआ है। परंतु वहां तो ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि किसी भी प्रकार से ये बस लड़की या तो गायब हो जाए, या लड़की सुसाइड कर ले, या लड़की के परिवार वाले छोड़ के चले जाए, और ये जो है क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो, और ये मामला खत्म होकर हम सारे आरोपियों को बरी करा दे। परंतु जज साहब को जब उनकी मंशा पता लगी, जज साहब ने फिर अपना जो बिल्कुल अपना कड़ा रुख अपनाते हुए, अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्रिजेश कुमार शर्मा जो जज साहब जो थे स्पेशल, उनका अब मैंने जजमेंट पढ़ा, बड़ा शानदार जजमेंट, बहुत बढ़िया जजमेंट। उन्होंने जितना उनकी इंसानियत, मानवता के, और जज होने के नाते, देखिए हजारों केसेस में अपीयर हो चुका हूं, मुझे जजमेंट तो बहुत मिले पर जस्टिस कहीं नहीं मिला। हजारों केसेस में जजमेंट बहुत मिले, जस्टिस कहीं नहीं मिला। इस केस को क्या देखते, किसने इस केस में हमें जस्टिस मिला। जज साहब, पुलिस प्रशासन, सभी वो अधिकारी जो, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मतलब देर तो रही लेकिन अंधेर नहीं। नहीं, देर भी नहीं रही, ये इस मामले में देर भी नहीं है, क्योंकि एक साल अगर कोविड का ना होता तो ये मामला एक साल के अंदर निमट जाता। इस मामले में मैं आपको, देखिए मैं जाति की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में कुलदीप कुमार जैन जो थे वो अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखते थे। डेफिनेटली इस मामले में जो जज साहब हैं वो अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखते थे। इस मामले में जो पुलिस ऑफिसर्स है वो अनुसूचित जाति से संबंध नहीं रखते थे, और उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी कि अनुसूचित जाति को न्याय दिलवाया। ये हमारे भारत के जो वो टॉलस्टॉय हैं वो है, ये हमारे भारत के जो वॉल्टियर हैं वो ये है, ये लोग हैं जो चाहते हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, संविधान का पालन हो, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, और एक जो वीमेन है वो एक अच्छे तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से रहे। इस मामले के अंदर देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि सेक्शन 4 SC/ST PO एक्ट की सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2B के अंदर में जो दोषी पुलिस कर्मचारी थे, चाहे वो सरदार सिंह हो, चाहे जगमोहन जी हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हुई। परंतु
अब दो चीजें इसके अंदर थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन्हें 166A के अंदर में सेक्शन 412 के अंदर में जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मैं ये मानूंगा कि जो हमें कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है। हमें कंप्लीट जस्टिस उस दिन मिलेगा जो दोषी कर्मचारी, जो जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने उस महिला के साथ इतने बुरे तरीके से व्यवहार किया, जिन्हें यही नहीं पता कि ये रेप विक्टिम है, एक महिला है, एक इंसान है, या जानवरों से भी बुरा सलूक किया उनके साथ। उसके बाद सारी चीजें होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और अभी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जो जज साहब का जो रवैया था वो बिल्कुल जस्टिस वाला, बहुत बढ़िया उन्होंने एक डिसीजन दिया। डिसीजन में जो वो कोर्ट कर सकते थे लीगली, वो सारी चीजें उन्होंने कोर्ट की और हमारे तथ्यों के, हमारे आर्ग्यूमेंट के आधार पे, हमारे तथ्यों के आधार पे रेप विक्टिम की वजह से और पूरी टीम, जो हमारी पूरी टीम थी, पूरी टीम में मैं आपको बताना चाहता हूं सुरेंद्र जी, मजबूत मैं नहीं, मजबूत मेरे टीम, मजबूत मेरा समाज है, तब जाके हम खड़े हुए। वरना वहां हम एक बार तो चले जाते, लेकिन 50 बार नहीं जा सकते थे। 50 बार हम नहीं जा सकते थे। देखिए वहां पहले हमें एक एडवोकेट मिले अलवर के, उसके बाद में हमें बहुत सारे एडवोकेट्स मिले, क्योंकि हमें ये लगता था कि भाई अगर हमारे से किसी का कोई अल्टरकेशन होगा तो हम कैसे डील करेंगे। हम दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हमें पता होता है सुबह 10 बजे पहुंचना है कि रात भर नहीं सोते थे, कभी यहां जाना कभी वहां जाना। तो टीम में बहुत सारे लोग थे जिनका योगदान मेरे लिए मायने रखता है। सत्या अकेला कुछ भी नहीं है। सत्या का अगर वजूद है तो उसके समाज की वजह से है, उसकी टीम की वजह से है और उन लोगों की वजह से है जो समय समय पर हमें दिशा निर्देश करते रहे, जो समय समय पे हमारी गलतियों को सुधारते रहे। और मैं आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस। बाबा साहब के सिपाही हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ कमियां होती थी तो हम सोचते थे, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत लोग रहे, लड़कियां रही हमारी टीम की लड़कियां इतने परेशान होती थी, हम उन्हें देख के परेशान होते थे। नो सर इसमें ऐसा है। देखिए अब एक चीज देखिए, एक रेप विक्टिम बैठी है, उस रेप विक्टिम के सामने हमारी महिलाएं बैठी हैं जो एडवोकेट है, वो कुछ बात बता रही है और रोने लग जाती है। अब हम देखिए मैं इमोशनल एक आदमी हूं, मुझे पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी टीम के एक लड़के काफी रोए उसके सामने। मैंने कि तुझे लेके नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था, उन्हें लगता था कि फिल्म चल रही है। मैं एक फुल फ्लैज एक एडवोकेट की ऐसी बात कर रहा हूं जिसकी हाइट 6 फीट है, वो रोने लगे कि नहीं सर ऐसे नहीं। मैंने ऐसा ही है, आप देखिए ये बात फील कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, जो हमारे जो सदस्य है, ये पूरे भारत में अपने पैसों से, अपने बल पे, अपने धन से और अपने मजबूती के आधार पर कहीं भी मुकदमा लड़ने आज इसी वजह जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो दर्द सहन किया है। उन्हें पता है कि समाज और कम्युनिटी का दर्द क्या है। देखिए लीगली बात जहां तक है, रिप्रेजेंटेशन की बात जहां तक है, उस रिप्रेजेंटेशन में हमारे लिए हम कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन कलेक्टिवली एफर्ट कैसे होंगे, किस प्रकार आप लॉ पे बात करोगे, किस प्रकार आप जजमेंट पे बात करोगे, किस प्रकार आपको अपना सबमिशन रखना है, किस प्रकार माहौल क्रिएट करना है। लेकिन अगर हम इस कोर्ट का और भारत का माहौल नहीं बना पाए इस रेप के माध्यम से, तो हमारी ये लड़ाई बेकार है। ये कंप्लीट जस्टिस नहीं है, ये इनकम्प्लीट जस्टिस है। इनकम्प्लीट जस्टिस भी इस वजह से है सुरेंद्र जी, जब तक पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी दोषी जेल के पीछे नहीं जाएंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अभी एक विक्टिम जो है वो जुवेनाइल कोर्ट में है, एक जो एक्यूज्ड है उसका ट्रायल जो है जुवेनाइल कोर्ट में पेंडिंग है और उसे हम सजा दिलवाएंगे एज ए मेजर एक्यूज्ड और फुल लाइफ इंप्रिजमेंट हुई है। तो ये थी एक बहुजनों की बहुत बड़ी जीत जो अलवर केस के अंदर मिली थी। और इस केस के अंदर जो सबसे खासियत बात ये है बताइए सत्य प्रकाश जी ने कि उनको पूरी तहा उम्र उनको जेल में रहना पड़ेगा और उनको जेल से बाहर नहीं आना पड़ेगा, जेल के अंदर ही रहेंगे। तो बहुजनों को न्याय मिलता है और थोड़ा देर जरूर हो सकती है, लेकिन ये केस तो 1 साल से कम रहा, 1 साल से कम ही रहा मुझे लगता है। हाँ नहीं, अगर हम मान के चले 1 साल से कम रहा। और इस केस की 2 मुख्य बातें ये रही हैं कि भारत में पहली बार SC/ST एक्ट में गैंग रेप में और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 3 to 5 के अंदर में लाइफ इंप्रिजमेंट हुई है पहली बार। और दूसरा सेक्शन 4 की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी उसके अंदर भी FIR पहली बार हुई है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो रेप के केसेस जो हैं
जो रेप के केसेस हैं उन मामलों में भी जो न्यायालय का रवैया जो है पक्षपातपूर्ण रहा है, परंतु इस मामले में नहीं रहा। मैं आपसे आखिरी सवाल करना पाऊंगा, जिस तरीके से आज पूरे देश और पूरी दुनिया की नजर है हाथरस केस के ऊपर, तो क्या लगता है जो गुड़िया थी उसको इसी तरीके से न्याय मिल पाएगा? देखिए, मैं इस मामले में सुरेंद्र जी थोड़ा मेरा डिफरेंट व्यू है कि जिस प्रकार इस मामले को पॉलिटिसाइज कर दिया गया है, जिस प्रकार इसमें पैराशूट लीडर्स उतार दिए गए हैं, जिस प्रकार इसमें पैराशूट एडवोकेट्स उतार दिए गए हैं, और जिस प्रकार इस मामले को मॉडरेट करके आज मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि जिस दिन जब तक मेन स्ट्रीम मीडिया सोच लेना, उस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपके समाज का नुकसान कर रही है। जिस दिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाथरस की बात की, मुझे पता लग गया था, मैं समझ आ गया था कि मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है। इसके अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पूरे को डाइवर्ट कर देगी। देखिए, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार मीडिया आज ये दिखा रही है कि हाथरस की, एक तरफ तो वो बात करती है हाथरस की बेटी को न्याय, दूसरी तरफ वो बात करती है कि बहुत बड़े सारे लीडर्स जो है इस मामले में उतर कर इसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। ये मीडिया कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ ऐसा लाके खड़ा कर देगी कि पूरे भारत का एक ओपिनियन मेकिंग बना देगी कि ये जो SC/ST लोग हैं वो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते हैं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ये मानता था कि जो जस्टिस ललित और जस्टिस गोयल जब ये मानते थे कि जो SC लोग हैं वो इस एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, उसी प्रकार जो मीडिया है, मीडिया जर्नल लोग जो नॉन शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल ट्राइब लोगों की इस केस में एक ओपिनियन बना रही है कि इस केस में रेप नहीं हुआ। देखिए किस प्रकार अलग था कि जो एडीजे प्रशांत कुमार ने जो बयान दिया कि इसमें रेप नहीं हुआ, मीडिया ने उसका बयान तो दिखाया, लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो उसने बयान दिया उस बयान के उसने क्रिटिसाइज नहीं की। मीडिया जो उनके टेलीफोन कॉल जो विक्टिम की फैमिली की दिखा रही है वो बिल्कुल गलत है। जो मीडिया ने, अभी मैं देख रहा हूं कि मीडिया में एक एक्यूज का 161 का बयान भी सर्कुलेट हो रहा है। यानी अगर 161 का बयान सर्कुलेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मीडिया के साथ मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं इस मामले को रेप केस से नॉर्मल डेथ में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब एडीजे, कानून की एक प्रक्रिया है सुरेंद्र जी, कानून की प्रक्रिया यह है कि पहले एफआईआर दर्ज होगी। SC/ST एक्ट के अंदर में इसमें भी सेम वो कहानी हुई जो अलवर में हुई। देखिए, आज के समय में एफआईआर होने के लिए कोई भी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डिनाई टू लॉन्च एफआईआर इफ ही रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एट्रोसिटी एंड ही कैन नॉट कंडक्ट इंक्वायरी बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 18A of the SC/ST PO Act. Section 18 clearly says that no police officer can conduct inquiry before the lodging of FIR. First he will lodge the FIR, then he will conduct the investigation. But in this case, in हाथरस केस, पुलिस ने ना तो FIR दर्ज की और ना ही इंक्वायरी की, ना ही इन्वेस्टिगेशन की। वो इसके बाद में अब जो है एक पुलिस के अधिकारी कहते हैं रेप नहीं हुआ। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 2018 के अमेंडमेंट के बाद में जो रेप की डेफिनेशन है, इट हैज बीन चेंज्ड। Earlier, penetration was the essential ingredient of the rape, but after the 2018, if any object, any part of body will insert it into the vagina of a prosecutrix, then that would be treated as a rape, and the semen is not required to lodge to determine whether rape has been committed or not. But when ADJ Prashant Kumar is saying that no rape was conducted, neither he is the judge nor administrator nor the investigation officer, and the FIR shall be lodged. Immediate FIR should be lodged against the ADJ प्रशांत कुमार। लेकिन क्या मीडिया ने ये बात दिखाई कि एक जो है एक सरकार का जो बड़ा अधिकारी इस बात की गलत बयानी कर रहा है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, विटनेस को धमका रहा है, विटनेस को धमका रहा है, उसके खिलाफ सेक्शन 195A ऑफ आईपीसी की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके खिलाफ 166A की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसके खिलाफ सेक्शन 4 SC/ST एक्ट सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 के अंदर में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस मुद्दे को खत्म करते हुए, डाइवर्ट करते हुए, दबाते हुए कुछ ना कुछ इतना बड़ा नुकसान करेगा कि वो विक्टिम को ही एक्यूज बनाएगा, विक्टिम की फैमिली को ही, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों को हीरो बनाना है। मनीषा को न्याय जब मिलेगा जब हम सभी लोग न्यूज चैनल को छोड़ के लीगल कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करा के स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट
स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट बनवाएं और इस मामले को सीबीआई और सीआईडी और एसआईटी से ज्यादा अगर हम इसमें बात करेंगे कि ये स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट बने, तो वो स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट हमें बनवानी है इस मामले में। स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट के पास बहुत सारी पावर्स है, और जब तक स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट अंडर सेक्शन 14 ऑफ SC/ST एक्ट नहीं बनेगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस न्याय की लड़ाई के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें एकजुट होना चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें उपजातियों में ना बटे होना चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें एक प्रॉपर रूपरेखा बननी चाहिए, इस न्याय की लड़ाई के लिए हमें किसी ऐसे हमें ऐसे विचार करना होगा कि पूरे संपूर्ण समाज की लड़ाई है, किसी एक विशेष वर्ग की लड़ाई नहीं है। जी, आप थे हमारे साथ एडवोकेट सत्य प्रकाश, जिन्होंने हमें बताया कि अलवर और हाथरस के केसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है और बिल्कुल न्याय मिल पाएगा, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक तो एकजुटता का हम लोगों को साथ में आके लड़ना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूसिव कोर्ट बताया है उसका हमें बात करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।